सब्सक्राइब कीजिए साइंस फर्स्ट चैनल को और लेटेस्ट साइंस एवं फिजिक्स के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही पूरी नॉलेज के लिए वीडियोज को अंत तक देखें, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस फर्स्ट चैनल के अंदर। दोस्तों, अभी हाल ही के अंदर सीटेट एग्जाम 2021 हुआ और सतत रूप से बच्चों के फोन आ रहे थे कि गुरुजी इस परीक्षा के अंदर जो प्रश्न आए विशेष तौर पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के, उनका आप विश्लेषण करो। और होता भी है ये दोस्तों कि जब मुसीबत के अंदर बच्चे होते हैं, या यूं समझिएगा कि एक अच्छी गाइडलाइन जब उनको आवश्यकता होती है तो उस समय पर टीचर को समय निकालकर बच्चों को विशेष तौर पर कि एकेडमिक जब समस्याएं होती है तो उनको दूर करने के लिए मदद भी करना चाहिए। इसलिए कहते भी हैं दोस्तों कि रेगिस्तान भी हरे भरे हो जाते हैं, रेगिस्तान भी हरे भरे हो जाते हैं जब अपनों के साथ अपने खड़े हो जाते हैं। जी हां दोस्तों, और इस परीक्षा के अंदर हमने क्या किया, क्या करना चाहिए, कहां पर हमने गलतियां की, ये सब कुछ आज हम यहां पर विश्लेषण करेंगे। तो आप इस परीक्षा को जो दे के आए हो, उनमें प्रश्नों का उत्तर कैसा आपने चुना, क्या आपने वास्तविकता में सही चुना, क्या आपने गलत चुना, ये सब कुछ यहां पर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी की पूरी यहां पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस है को मैं समझाऊंगा। अतः अंत तक आप सभी मेरे साथ इस वीडियो के अंदर बने रहिएगा। और दोस्तों, जब बच्चों के फोन आए तो यह भी मैंने महसूस किया कि बच्चों ने छोटी छोटी जो गलतियां हैं उसके कारण उनके सवाल गलत हुए। और दोस्तों, होता भी यही है कि छोटी छोटी जो गलतियां होती है उन्हीं से मनुष्य परेशानी में आता है। इसलिए कहते हैं कि कभी भी पहाड़ जो है उससे ठोकर नहीं लगती है, लेकिन छोटे छोटे जो पत्थर हैं उनसे ठोकर लगती है और वो पत्थर मुसीबत में डाल देते हैं। इसलिए हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास कीजिएगा। जितने भी वीडियो अभी तक मैंने पढ़ाए सब कुछ उसी के अंदर से था, सबका मैं विश्लेषण भी करूंगा। आप सतत रूप से यदि सभी वीडियोज को टेलीग्राम चैनल पर जो भी मैं पीडीएफ डालता हूं उनको सतत रूप से आप यदि अध्ययन के अंदर काम में ले रहे हो तो निश्चित तौर पर आप जो है आगे सफलता के पूरे शिखर और उसके आयामों को छुएंगे। अच्छा, यहां पर सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इसके अंदर कैसे कैसे सवाल और इन सवालों के अंदर क्या क्या राइट आंसर है, सही आंसर क्या है। तो यहां पर मैं स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो प्रश्न है उसके बारे में बता रहा हूं। अच्छा, यहां पर देखो सबसे पहले क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 70 इसमें दिया हुआ है। सबके जो ऑर्डर है वो अलग अलग होता है सीरीज वाइज, कि नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। अब कई बच्चों को तो ये है कौन सा कथन सही है, अब ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा कथन सही है, क्या निकाले इसमें। अरे कौन सा कथन सही है मतलब कौन सी बात सत्य है, ये आपको ढूंढना है कि सही बात कौन सी है। कि भाई आपको 4 बात कह दी, इन 4 बातों में से कौन सी बात सही है। अपन जो कहें ऐसे सोचा करो कि कौन सी बात सही है। तो देखो यहां पर सभी अधातुएं अतन्य होती है, अधातु जो होती है ये सभी अतन्य होती है। ये कभी आपने पढ़ा भी होगा कि जो अधातुएं होती है ये अतन्य होती है, भंगुर होती है। जैसे कार्बन है, फास्फोरस है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ये अतन्य होती है, खींचती नहीं है। ये खींचने का जो गुण है ये तो धातुओं के अंदर है। धातुओं के तो खींच खींच के तार बन जाए और धातुओं की तो पिटाई कर करके चद्दर बन जाए, आघात वर्ध नीत्या आप बोलते हो उसको। तो ऐसे अपन चद्दर में धातुओं को तब्दील कर देते हैं और आघात वर्तनीयता उसको अपन कहते हैं हिंदी के अंदर कि धातुओं को पीट पीट के चद्दर में बदला जा सकता है। तो यहां पर सभी अधातुएं अतन्य होती है, सही बात है। लेकिन और भी देखें और भी और क्या मिलती है, सभी धातुएं ठोस होती है। तो सभी धातुएं ठोस होती है, ये बात गलत है। आपको मैंने कभी बताया अभी इससे पहले पदार्थ की अवस्था में कि यहां पर मरकरी जो है, मरकरी अर्थात पारा, हाइड्रोजेरियम, और ये पारा जो है ये द्रव अवस्था में मिलता है जबकि धातु है। तो सभी धातुएं ठोस होती है, गलत। एग्जाम्पल पारा, पारा बताओ कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था में, जबकि धातु है। तो ये सेंटेंस यहां पर गलत है। सभी धातुएं कठोर होती है, ये भी गलत है। अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही एक पोस्ट डाली थी टेलीग्राम पर भी और फेसबुक पर फिजिक्स बाय मिश्रा सर का जो पेज है उस पर भी डाली थी। सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, यदि आपने देखा होगा तो। और उस पोस्ट में मैंने लिखा था कि क्षारीय जो धातु होती है
ये मुलायम होती है, इनको चाकू से भी काटा जा सकता है, धातुएं, सारे धातु चाकू से भी काटा जा सकता है। और वहां पर एग्जाम्पल मैंने दिए थे, आपको डायग्राम भी वहां पर बताया था, जैसे सोडियम, पोटेशियम है, लिथियम जो है ये बहुत मुलायम होती है। तो ये बात भी गलत है कि सभी धातुएं कठोर होती है, गलत बात। जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये ऐसी धातु होती है जो चाकू से भी कट जाती है, तो ये बात भी गलत है। सभी अधातुएं गैस होती है, सभी अधातुएं गैस होती है, ये भी गलत है। बहुत सारी अधातुएं जो होती है, जैसे कार्बन है, अब गैस फॉर्म में थोड़ी है, गैस में तो कौन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, अक्रिय गैस है, हीन, आर, कर्जीन है, हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, जीनोन है, रेडॉन, ये गैस होती है। लेकिन सभी अधातुएं गैस होती है, ऐसा थोड़ी होता है, तो ये भी यहां पर गलत है। तो राइट आंसर आएगा इसका कि सभी धातुएं अतन्य होती है, तो पहला इसका राइट आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर अगला, वाई कोई मानव निर्मित रेशा है। रेशे को फाइबर, रेशे का अपन ने पूरा पूरा वीडियो डाला, उसको आपने देखा भी होगा। मानव निर्मित रेशा है, तो पहली बात तो मानव निर्मित है। मैंने जब रेशे पढ़ाए तो रेशे के अंदर दो वर्गीकरण करे, प्राकृतिक रेशे और मानव निर्मित रेशे या संश्लेषित रेशे। और आपको दिमाग में आना चाहिए कि जब यहां पर मानव निर्मित लिख दिया तो इसका मतलब मानव निर्मित में देखो, क्यों प्राकृतिक की तरफ देखो। प्राकृतिक रेशम में तो अपन ने पढ़ा था, जैसे आपके सिल्क है, कपास है, जूट है, ये प्राकृतिक रेशे थे, उसके उदाहरण भी वहां पर पूरे मैंने वीडियो के अंदर दिए हैं। तो पहली बात तो आपको देखना है, सोचना है कि मानव निर्मित रेशे गुरुजी ने कौन से पढ़ाए थे, और जिसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जा सकता है, तो वो जो वाई है, जो एक मानव निर्मित रेशा है और प्राकृतिक स्रोत से उसको प्राप्त करते हैं, वो क्या है। तो देखो, आपको मैंने जब मानव निर्मित रेशे पढ़ाए, उसके अंदर एक पढ़ाया था रेयन, यदि आपको याद हो तो वहां पर मैंने पढ़ाया था रेयन। ये जो रेयन है, ये प्राकृतिक जो रेशम जो होता है, जो प्राकृतिक रेशा होता है रेशम, ये रेशम की भी एक कहानी है। रेशम जो आप सुनते हो, इसकी भी एक स्टोरी है। रेशम जो है, ये सबसे पहले चाइना के अंदर पता चला, और रेशम जो है, इसको चाइना ने लंबे समय तक रेशम की सुरक्षा के लिए गोपनीय तरीके से इसको बंद रखा, पता ही नहीं चलने दिया दुनिया के अंदर रेशम का। हो सकता है जैसे कोरोना वायरस के बारे में भी कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार से रेशम के बारे में भी कहा जाता है कि चाइना को जब चाइना ने जब खोज करी तो उसको भी गोपनीय ढंग से रखा रेशम को। लेकिन रेशम जो है, ये बहुत ही खूबसूरत होता है, इसका टेक्सचर बहुत ही खूबसूरत होता है, मनमोहक होता है रेशम का। तो रेशम जो है, ये महंगा तो था, लेकिन ये बहुत खूबसूरत था। तो सोचा मनुष्य ने कि यार अब मैं रेशम बनाना सीख जाऊं, और रेशम बनाना सीख जाऊं, तो वो लगातार प्रयास करता रहा, और 19वीं शताब्दी के अंत में उसको सफलता मिली, और उसने कास्ट लुगदी या यूं कह दीजिए सेल्यूलोज जो है, उसको रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा कृत्रिम रेशम बनाया। वो जो कृत्रिम रेशम है, उसी को रेयन बोलते हैं। तो कास्ट लुगदी अर्थात सेल्यूलोज प्राकृतिक, और प्राकृतिक से कुछ बनाया, और वो बन गया रेयन, और इसी का नाम है कृत्रिम रेशम। मैंने ये भी बताया था, इसको बोलते हैं अर्ध संश्लेषित है। जैसे शिवजी भगवान अर्धनारीश्वर, अब शिवजी का आधा रूप पुरुष का, आधा रूप स्त्री का, तो अर्धनारीश्वर, ऐसे कैसे अर्ध संश्लेषित, इसका नाम ही यही अर्ध संश्लेषित, पूरा नहीं है, अर्ध संश्लेषित, आधा है, क्योंकि आधी चीज में प्राकृतिक काम में आ रही है। तो सेल्यूलोज जो होता है, उससे ये प्राप्त किया जाता है, जो एक प्राकृतिक होता है, उससे मनुष्य ने बनाया। इसलिए ये जो आपका यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर है कि मानव निर्मित रेशा जिसमें प्राकृतिक स्रोत से जो प्राप्त किया जाता है, उसका नाम जूट, गलत, ये आपका पूरी तरह से प्राकृतिक है। रेयन यहां पर सही आएगा। ये दोनों 100% आपके कृत्रिम है, इनमें कोई भी नेचुरल चीजें काम में नहीं आती। तो राइट आंसर इसका क्या आएगा, रेयन। रेयन जिसको हम कृत्रिम रेशम भी बोलते हैं, अर्ध संश्लेषित है ये, और चाइना के अंदर इसको बताया गया था। तो इसके अंदर राइट आंसर आपके रेयन आएगा। अच्छा, इसके बाद में और आगे बढ़े, तो और आगे यहां पर क्वेश्चन है, अपने कमरे में फर्श पर रखे किसी विशाल बॉक्स को सरकाने के लिए रेशमा, रेशमा कोई लड़की का नाम है, रेशमा को निम्नलिखित बातों में से किससे अधिक बल लगाना चाहिए। अब कोई भारी विशाल बॉक्स रखा है, कोई भारी बक्सा, और उसको वो सरकाना चाहती है, खिसकाना, उसके लिए कौन सा निम्नलिखित बलों में से किससे अधिक बल लगाना चाहिए। लिख रखा है पेशीय बल, ये तो पक्का है, किसी को सरकाने के लिए खुद ही बल लगाएगी, और मनुष्य जो बल लगाता है किससे लगाता है, मांसपेशियों से। तो पेशीय बल लगाने के लिए तो पेशीय बल चाहिए, लेकिन ये कह रहा है किससे अधिक बल लगाना चाहिए। एक लिख रखा है यहां पर अविलंब बल, तो अविलंब बल क्या होता है, वस्तु जैसे नीचे उठा तोड़ रहे हैं, उसको खिसकाना है, तो अविलंब बल, ये गलत है। गुरुत्वाकर्षण बल, धरती किसी चीज को खींच रही है, अपन उसको उठाना चाहते हैं, ये भी उठाने के लिए कॉन्सेप्ट में आएगा। एक यहां पर दे रखा है स्थैतिक घर्षण,
और यदि आपने घर्षण का वीडियो देखा है तो मैंने इस चीज को समझाया था। किसी भी चीज को यदि अपन धक्का मार रहे हैं, मैं किसी भी बेंच को, बॉक्स को धक्का मार रहा हूं, थोड़ा धक्का लगाया नहीं खिसका, फिर और लगाया नहीं खिसका, फिर और लगा, मैं लगातार बल लगाया 1 न्यूटन, ये नहीं खिसका। नहीं तो बल तो वो साधन है जो स्थिर वस्तु को क्या कर देता है, गतिशील। इसका मतलब पक्का है इधर कोई 1 न्यूटन बल उत्पन्न हुआ है। फिर मैंने थोड़ा और जोर लगाया इस बॉक्स के ऊपर, मैंने 2 न्यूटन का बल लगाया, देखिए खिसक जिया है, तो अगला भी नहीं खिसका। इसका मतलब अपने बल के विपरीत कोई बल यहां पर उत्पन्न हुआ जिसने मेरे 2 न्यूटन बल को निरस्त किया। फिर मैंने और बल लगाया, देखा 3 न्यूटन इस बॉक्स के ऊपर, कि देखिए बॉक्स खिसक जाए, तो बॉक्स अभी भी नहीं खिसका। इसका मतलब इधर कोई पक्का है, कोई 3 न्यूटन बल उत्पन्न हुआ जिसने मेरे 3 न्यूटन बल को निरस्त किया। मैंने यहां पर 4 न्यूटन बल लगाया, बॉक्स अभी भी नहीं खिसका। इसका मतलब यहां पर मेरे बल के विपरीत कोई यहां पर बल उत्पन्न हुआ है। और जैसे ही मैं 4.99 न्यूटन, जस्ट एज एग्जांपल है, 4.99 न्यूटन से जैसे अपन जोर लगाते जा रहे हैं, और फिर जैसे 4.99 न्यूटन बल लगाया, ये बॉक्स खिसकने लग गया। तो बात आती है यहां पर बच्चों कि जितने आपने शुरुआत में बल लगाए इसी चीज को खिसकाने के लिए, बढ़ाने के लिए, गति कराने के लिए, तब तक वो शुरुआत में नहीं खिसकी जब तक कि आपने कम बल लगाई। और जैसे ही एक सीमा तोड़कर आपने बल लगाया, अगली खिसकने लग गई। तो ये जो बल जो शुरुआत में अपने बलों को निरस्त कर देते हैं, उन्हीं का नाम है स्थैतिक घर्षण बल। और इसकी जो लास्ट में लिमिट होती है उसे बोलते हैं सीमांत घर्षण बल। तो यहां पर आंसर के अंदर सीमांत घर्षण बल ज्यादा सटीक है, बट चूंकि सीमांत घर्षण बल दे नहीं रखा, जैसे इस एग्जांपल में 4.99 न्यूटन लगाया, तो इधर 4.99 न्यूटन बल के बाद में वस्तु क्या करने लग गई, चलने लग गई। मैंने 4.99 न्यूटन बल लगाया, इसने विरोध 4.99 तक किया, बस 4.99 से जैसे ही ज्यादा लगाया खिसकने लग गई। तो जहां तक मेरे बलों को वस्तु ने, उस वस्तु के अंदर जो घर्षण बल है, जिन्होंने मेरे बलों को विरोध किया, मेरे बलों को रोका, वो कहलाते हैं स्थैतिक घर्षण। उनका नाम क्या है, स्थैतिक घर्षण। और उसका जो सबसे लास्ट की जो लिमिट है उसको बोलते हैं सीमांत घर्षण बल, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। पूरा मैंने घर्षण वाले वीडियो में बताया है। तो यहां पर ये कह रहा है किससे ज्यादा बल लगाना चाहिए ताकि विशाल बॉक्स खिसक जाए, कि अपने कमरे में फर्श पर रखे किसी विशाल बॉक्स को सरकाने के लिए रेशमा को निम्नलिखित बलों में से किससे ज्यादा बल लगाना चाहिए। तो स्थैतिक घर्षण बल से ज्यादा बल लगाना चाहिए, क्योंकि स्थैतिक घर्षण बल जो है, तो राइट आंसर दूसरा आएगा। स्थैतिक घर्षण बल से ज्यादा बल लगाओगे तभी खिसकेगी, उससे पहले तो वस्तु खिसकेगी ही नहीं। हां, फिर उसके बाद में यह आए कि किसके द्वारा लगाना चाहिए, कौन सा बल यहां पर काम कर, तो वो आएगा फिर पेशीय बल। लगाएगा तो शरीर ही, लेकिन किससे ज्यादा बल लगाना चाहिए, तो किससे ज्यादा बल लगाना चाहिए, स्थैतिक घर्षण बल से ज्यादा वस्तु पर जब बल लगेगा तभी वस्तु खिसकेगी। क्योंकि यदि आप कम बल लगाओगे तो उधर स्थैतिक घर्षण बल जो है आपके बलों के अनुरूप वहां पर उत्पन्न हो जाएंगे और आपके बलों को निरस्त कर देंगे। अच्छा, इसके बाद में यदि अपन आगे बात करें, यहां पर आगे सवाल है निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान करो। सही कथन का मतलब कौन सी बात सही है, फिर वापस आ गई कौन सी सही बात है। देखो अंडरलाइन भी करा है सीटेट के अंदर है सही कथन को, कि ध्वनि का तारत्व उसके आयाम द्वारा निर्धारित है। ध्वनि वाले वीडियो के अंदर देखना, पूरा समझा रखा है। और ये जो तारत्व है, ये तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारत्व समानुपाती आवृत्ति, समानुपाती तीखापन, आप यूं समझिएगा। यदि आपकी ध्वनि का तारत्व ज्यादा है, इसका मतलब ध्वनि की आवृत्ति ज्यादा है, इसका मतलब ध्वनि आपकी तीखी है। स्त्रियों की जो ध्वनि होती है तीखी होती है, अपनी तो मोटी मोटी, उनकी तीखी। तीखी का मतलब उनका तीखापन ज्यादा है, इसका मतलब उनकी ध्वनि का तारत्व ज्यादा है, इनका मतलब आवृत्ति भी ज्यादा। तो तारत्व समानुपाती आवृत्ति समानुपाती तीखापन। तो तारत्व जो है आवृत्ति में निर्भर करता है, जबकि यहां पर क्या लिख रखा है, ध्वनि का तारत्व उसके आयाम द्वारा निर्धारित होता है। ये यहां पर गलत है, पहला सेंटेंस। दूसरा, कंपन की आवृत्ति निम्न है तो तारत्व अधिक होगा। देखो आवृत्ति निम्न है तो तारत्व अधिक होगा। अब ऐसा है क्या, यहां पर देखो समानुपाती लिखा है, आवृत्ति ज्यादा है तो तारत्व भी क्या होगा, ज्यादा। तो आवृत्ति निम्न है तो तारत्व उच्च होगा, तो गलत है। ये होना चाहिए आवृत्ति ज्यादा तो तारत्व भी ज्यादा, ये गलत है। वो तो सही पूछ रहा है, 3 तो गलत ही देगा। ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण कंपन की आवृत्ति द्वारा किया जाता है। अब मैंने एक बताया था ध्वनि की प्रबलता, वो वीडियो के अंदर पूरा डिटेल के अंदर है। तेज और धीरे बोलना ध्वनि की प्रबलता कहलाती है। और प्रबलता बच्चों
आयाम पर निर्भर करती है। प्रबलता किस पर निर्भर करती है? आयाम, लाउडनेस बोलते हैं प्रबलता। और यहां बोल रहा है प्रबलता आवर्ती पर निर्भर करती है। भाई आवर्ती पर तो ध्वनि का तारत्व अर्थात तीखा पर निर्भर करता है, प्रबलता तो आयाम पर निर्भर करती है। जबकि बोल रहा है प्रबलता का निर्धारण आवर्ती द्वारा होता है, तो यह गलत है। और ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती, बिल्कुल सही बात है, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। चंद्रमा पर यदि बम फूटे तो धरती पर आवाज कितनी देर बाद में आएगी? चंद्रमा पर यदि कोई बम फूटे तो धरती पर आवाज कितनी देर बाद में आएगी? कई तो निकालने लग जाएंगे, देख कितने समय बाद में आएगी। अरे चंद्रमा पर ही नहीं आएगी, क्योंकि वहां पर निर्वात है, और निर्वात जो है उसमें ध्वनि गमन नहीं करती है। यदि अपन यहां पर बैठे हुए बात कर रहे हैं और हवा को कोई निकाल दे, निर्वात कर दे कमरे में, वायु चूसक पंप से हवा निकाल दे, तो भले ही अपन कितना ही बोलते रहेंगे, अपने ये तो हिलते रहेंगे होठ, लेकिन कभी भी आपको एक दूसरे की आवाज सुनाई नहीं देती। हाँ, वे जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, रेडियो, सूक्ष्म, अवरक्त, दृश्य, पराबैंगनी, एक्सरे, गामा रे, ये जो होती है ना, ये निर्वात में चल सकती है। रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, दृश्य, पराबैंगनी, एक्सरे, गामा रे है, इंफ्रारेड, अवरक्त, ये सब की सब जो होती है ये निर्वात में चल सकती है। ध्वनि जो है इसको तो माध्यम चाहिए ही चाहिए, निर्वात में नहीं चल सकती है, ये बात बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर इसमें 4 आएगा। अच्छा, और इसमें जो था अपने कमरे में फर्श पर रखे, इसका मैंने टिक नहीं करा, तो इसका राइट आंसर संभावित जो है वो 2 आना चाहिए। स्थैतिक घर्षण या पूरा स्पष्ट कहे तो सीमांत घर्षण बल इसमें होना चाहिए। अच्छा, अगला, नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय रासायनिक परिवर्तनों को समाविष्ट करता है? 2 तरह के परिवर्तन है, नोट्स के अंदर भी है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जिनसे उसको परिवर्तन होने पर भी वापस प्राप्त कर सकते हैं, मोटे तौर पर उनको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और एक बार जो घटना हो गई वापस उसके बाद में उसको पुनः उसी रूप में प्राप्त नहीं कर सकते, उनको अपन क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। यहां पर क्या है? लोहे का जंग लगना। अब लोहे पर जंग लग जाती है तो वो वापस जंग से वापस लोहा नहीं अपने आप रूप में चेंज नहीं होगा, वो एक रासायनिक प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शंस होती है। तो लोहे का जंग लगना क्लियर, ये रासायनिक परिवर्तन है। कागज का जलना, जलने की समस्त घटनाएं रासायनिक। कागज जल गया, राख बन गई, अब राख से कागज बनाओ, कैसे बनेगा? नहीं बने, तो जलना रासायनिक है। भोजन का पाचन, भोजन पच गया, रोटी सब्जी खाई, पच गई, अब उससे क्या करोगे? उससे क्या बनेगा? उससे नहीं बनेगा। इसका मतलब वो भी क्या है? एक रासायनिक है। और ये एग्जांपल्स मैंने वहां पर दिए हुए भी हैं, तो ये तीनों के तीनों रासायनिक है, तो बात यहीं पर हो गई। आगे देखो, पानी को उबलना, जितनी भी अवस्था परिवर्तन है, चाहे आपका गलनांक है, क्वथनांक है, वाष्पीकरण है, जितनी भी अवस्थाएं परिवर्तन होती है वो सब भौतिक परिवर्तन है। तो पानी को उबलना, कांच का तोड़ना, कांच टूट जाएगा, टूटने के बाद में उस कांच को वापस ऐसे टुकड़े 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 लगा दो, वापस वही हो गया, और उसके गुण भी नहीं बदलेंगे। एक और परिभाषा इसके अंदर है, 2 परिभाषाएं याद रखें कि यदि जिसका रूप वापस उसी रूप में उसको प्राप्त नहीं कर सकते, एक तो ये, और दूसरा जो अपने गुण को खो देता है, एक नई कहानी की तरफ चल जाता है, वो सब आपके क्या कहलाता है? वो आपके रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। अच्छा, कांच का टूटना, कांच टूट जाए लेकिन वो जो टुकड़े उनमें भी तो कांच का गुण मौजूद है। तो लोहे का जंग लगना, तो इसमें एक ये तो सही रासायनिक है, लेकिन ये 2 भौतिक परिवर्तन है। ऐसे कैसे ही ये आपके भोजन का पकना ये रासायनिक है, लेकिन उबलना, जल में चीनी घोलना, ये सब आपके भौतिक परिवर्तन है। और सिमिलरली ये ऐसे कैसे यहाँ पर भोजन का पाचन, इसमें ये रासायनिक है। कागज के टुकड़े करना, टुकड़े टुकड़े कर दो, टुकड़ों में भी कागज का ही गुण है, तो कागज ही वो है, तो इसमें यही है। तो ये आपके इसमें राइट आंसर जिसमें रासायनिक परिवर्तन है, तो बताओ सही कौन सा है? पहला, लोहे का जंग लगना रासायनिक है, कागज का जलना रासायनिक है, भोजन का पाचन रासायनिक। अच्छा, आगे है, नीना किराने की कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए साइकिल से बाजार जा रही है। तो साइकिल से बाजार जा रही है। अच्छा, तो नीना किराने की कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए, तो मिट जाते हैं, इससे करते हैं ना थोड़े से टक टक, तो इसके आंसर मिट जाते हैं। तो मैं लिख देता हूं, मैंने कि पहले वाला कहां गया? उत्तर भाई, तो उत्तर चला जा, इसलिए चल जाता है, वो टिक टिक करते वो भी गायब हो जाता है? अच्छा, कहां गया ये वाला, ये हो गया। एक ये बीच में रह गया, कौन सा समुच्चय ऐसे द्रवों को समाविष्ट करता है जो विद्युत के हीन चालक है? हीन का मतलब कमजोर, हीन का मतलब कमजोर है, उसमें वो चीज बची नहीं। चरित्रहीन, तेरे चरित्र के अंदर कुछ नहीं बचा, कैरेक्टरलेस, चरित्रहीन। तो हीन के अंदर जिसमें विद्युत के जो चालक है ही नहीं अच्छे हैं, पुअर कंडक्टर जिसको बोलते हैं, लिख भी रखा है पुअर कंडक्टर। तो यहां पर विद्युत के पुअर कंडक्टर कौन है? तो सबसे बेस्ट क्या है? पुअर कंडक्टर, जिसमें करंट नहीं आता, समस्त प्रकार के पानी में करंट आता है, छोड़ के किसको? आसूत जल। तो एक यहां पर देखो सीधी निगाह डाले, तो यहां पर सीधी निगाह डाल के आता है आसूत जल, ठीक है। अच्छा देखो, लवण मैंने आपको बताया था अम्ल, क्षार और लवण वाले वीडियो में कि अम्ल, क्षार, लवण यदि कहीं पर भी है, किसी विलयन में है, तो पक्का है करंट आएगा।
तो लवण, विलयन, नींबू का रस, सिरका, बहुत ज्यादा करंट आएगा। तो यहां पर तो ये कह रहा है कि कौन सा समुच्चय ऐसा ढूंढना है इनमें से जिसके अंदर की करंट नहीं आता, विद्युत के हीन चालक है, मतलब करंट नहीं आता। तो इसमें तो करंट आता है। अच्छा, और देखें यहां पर सिरका, नींबू का रस, ये भी आ गए। चीनी के विलयन में नहीं है, लेकिन सिरका नींबू के रस में है। चीनी के विलयन में आंशिक मान लो, तो ये भी आपके गलत। अब देखो ये 2 बच गई। आसुत जल, वनस्पति तेल नॉन पोलर होते हैं, इसके अंदर एटम नॉन पोलर, तो इसके अंदर नहीं आता। आसुत जल में तो आता ही नहीं है। शैंपू में पार्शियली आता है, मान सकते हैं। और इधर इसको देखो, शैंपू, टोंटी का जल, इन 2 में आता है। तो इन दोनों की यदि कंपेयरिंग बात करें तो यहां पर ये 2 ज्यादा सटीक है, वनस्पति तेल और आसुत जल। वनस्पति तेल और आसुत जल। तो इसमें राइट आंसर दूसरे और चौथे को यदि अपन प्रायिकता पर रखें तो यहां पर दूसरे और चौथे में से भी यदि अपन ढूंढें कि इसमें टॉप प्रायोरिटी पर किसको रखेंगे, तो वो यहां पर कौन सा आएगा, चौथा। तो आसुत जल, वनस्पति तेल और ये शैंपू, तो शैंपू, वनस्पति तेल, आसुत जल, ये एक ऐसा समुच्चय है जो विद्युत के हीन चालक है। ये क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर ही लिया था। नीना किराने की कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए साइकिल से बाजार जा रही है। बाजार उसके घर से 4 किलोमीटर दूर है। साइकिल से जा रही है, कोई सामान खरीदने, भाई भेजा होगा मम्मी ने, जा सामान लिया। 4 किलोमीटर दूर है बाजार। उसने पहले 10 मिनट 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गमन किया। अच्छा, उसे रास्ते में उसकी मित्र निखत मिलती है। मित्र का नाम है निखत। नाम भी ऐसे ऐसे आ जाते हैं जो सुने नहीं हो कई बार, निखत है, जिससे वह रुककर 15 मिनट बातचीत करती है। मिल गई मित्र, बातचीत कर रही है। इसके पश्चात अपनी यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से फिर आरंभ करती है। तो उसकी यात्रा का औसत चाल क्या होगा? अब आपको मैंने एक बार बताया था बच्चों कि जो औसत चाल है, अब आप कहोगे गुरुजी चाल वाले वीडियो के अंदर ये सिंपल आपने लिखवा रखा है, औसत चाल बराबर कुल दूरी तुझमें देंगे नीचे कुल समय का भाग। अब बताओ कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी तो सवाल में ही कह रहा है कि बाजार उसके घर से, ये घर यहां से रवाना हुई और कहां गई बोलो, वो बाजार। और बाजार से घर की दूरी कितनी है? 4 किलोमीटर। तो ये तो 4 दे रखा है, 4 किलोमीटर। अब दिक्कत है कुल समय कितना है, वही अपन को निकाल के भाग दे देना है, उत्तर आ जाना है। अब ये क्या कर रहा है, पहले 10 मिनट 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो 10 मिनट तक वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। अब आप बुद्धि लगाओ, ये मिनट का मतलब ये समय दे रखा है टी, और 12 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपकी चाल दे रखी है। मैं वी बोल दूं इसको एक बार के लिए। तो बताओ जब समय दे रखा है, चाल दे रखा है, तो क्या निकलेगी? समय और चाल से क्या निकलेगी? दूरी। इन्हीं में तो संबंध होता है, दूरी, चाल, समय है। तो यहां से अपन सबसे पहले यहां से यहां तक आपको 10 मिनट में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चलती है, तो दूरी। तो बताओ दूरी बराबर क्या होता है, बोलो? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। चाल कितनी दे रखी है बोलो? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना है? 10 मिनट। अब कई तो इसको ही गुणा कर देंगे, कई तो गुणा करने में इतने माहिर है, बस लिखते ही लें 12 किलोमीटर प्रति। अब ये देखो भाई, ये मिनट में है, ये घंटे में है, तो ऐसे कैसे गुणा होगा? तो एक काम करूं, इसको यदि मैं 60 का भाग दे दूं तो बताओ मिनट भी किस में हो गया? घंटे में। घंटे से घंटे कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 दूनी 12। तो बताओ कितनी दूरी तय करी? 2 किलोमीटर। यदि वो 10 मिनट में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, चाल को नॉर्मल v से या s से लिखते हैं, स्पीड, तो बताइए उसने कितनी दूरी तय करी? 2 किलोमीटर। तो बताओ 4 किलोमीटर में से 2 किलोमीटर की दूरी, कितनी किलोमीटर की दूरी बोलो? 2 किलोमीटर की दूरी तय कर ली कितने मिनट में? 10 मिनट में। कैसे निकाला? दूरी बराबर चाल गुणा समय। कितनी चाल है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना है? 10 मिनट। अच्छा, ये कटेंगे नहीं क्योंकि ये घंटा है, मिनट है, तो अपन ने मिनट को किसमें बदला? 60 का भाग देते घंटे, घंटे से घंटे कैंसिल। मैं पूरा मात्रा सहित बता रहा हूं, 0 0 कट गया और 6 दूनी 12, 2 किलोमीटर। अच्छा, तो अब बचाओ, बची हुई दूरी कितनी रह गई बोलो? बची हुई दूरी आप कहोगे 2 किलोमीटर, क्योंकि टोटल दूरी कितनी थी यहां से आता घर से बाजार की? 4। तो बची हुई 2 किलोमीटर दूरी रह गई। अच्छा, अब ये क्या कर रही है? 10 मिनट के बाद में क्या करी? इसकी दोस्त मिली, और दोस्त मिली उससे कितने मिनट बात कर रही है? 15 मिनट। तो 15 मिनट यहां खर्च कर दिए, वही दोस्त के खड़ी होके बात करने लग गई। और फिर उसके बाद में उसको याद आया कि भाई घर चलना है, नहीं तो मम्मी बाट नाड़ रही है। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली वो। तो बताओ अब ये जो बीच की, मतलब बची हुई जो 2 किलोमीटर की दूरी है, उसकी चाल दे रखी है, क्यों? बची हुई 2 किलोमीटर तो दूरी है, उसको चल रही है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो मैं यहां कर रहा हूं इसको। तो बताओ अब समय कितना लगेगा? यहां से यहां तक की जो 2 किलोमीटर की दूरी है, जिसको वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो समय कितना? तो समय बराबर बोलो क्या होता है? दूरी बटे चाल। बताओ बची हुई दूरी कितनी है? यहां से मित्र से बात करने के बाद में आप कहोगे गुरुजी 2 किलोमीटर, बटे चाल, कितने चाल से चल रही है बोलो? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यही चाल है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, मात्रा सहित भी काट सकते हो आप, और ये हो गया 1 बटे चाल।
तो ये हो गया 1/4 और घंटा ऊपर आएगा, पलटी की पलटी सुलटी 1/4 घंटे। बताओ मिनट में बदल लें तो बताओ इसको किससे गुणा करेंगे, 1/4, 1/4 है 1/4 ओवर को मिनट में बदलने के लिए बताओ 60 से गुणा कर लिया और काटेंगे तो 15 चौकू 60, 15 मिनट। तो बताओ उसने शुरुआत में 10 मिनट के अंदर चली 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, कितनी दूरी तय करी 2 किलोमीटर, 15 मिनट वो रुकी और उसके बाद में शेष जो 2 किलोमीटर की दूरी है उसमें कितना समय लगा, 15 मिनट। कितना मिनट लगा, 15 मिनट। तो बताओ कुल समय कितना लगा, तो कुल दूरी थी 4, उसमें समय कितना लगा, पहला तो 10 क्लियर दे रखा है सवाल में 10 मिनट, उससे तो अपन ने दूरी निकालेगी, इससे आधी दूरी तय कर लेगी। फिर मित्र से बात करी 15 मिनट, फिर उसके बाद में 15 मिनट और लगा बची हुई दूरी को तय करने में, तो ये 15 मिनट, ये सब मिनट ही मिनट में है। बताओ कितना हो गया, 4/15, 15 30 और 10 40 और ये हो गया किलोमीटर प्रति मिनट। सही है। अब बताओ इसको घंटे में कैसे बदलें, अब ये भी तो चक्कर, इसको अपन करें तो 4/40 किलोमीटर, क्योंकि सब उत्तर के अंदर क्या आ रहे हैं, किलोमीटर पर ओवर में आ रहे हैं। तो बताओ मिनट को घंटे में बदलने के लिए यहां पे क्या कर दें, 1/60 और ये क्या आ गया, घंटा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो 4/40 और 1/60 ऊपर चल जाएगा 60 और आगे किलोमीटर बटे घंटे, तो गुणा भाग है, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया और 4 से 4 कट गया, तो 6 बच गया नहीं, तो उत्तर आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका राइट आंसर है। इसको सॉल्व कर लेना है, तो ये हो गया ना कि आप इसको काट लेना, यहाँ से 0 0 काट लो, यूँ काट लो, चाहे उल्टा पलटी खिला के काट लो। तो यहाँ पर 0 से तो 0 कट गया था, ये मैंने पहले 6 गलती से काट दिया, 0 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, उत्तर आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो राइट आंसर इसका कौन सा आ गया, दूसरा आ गया। तो सिंपल सा ही है, यहां पर क्या दे रखा है, आप बुद्धि लगाओ यार, ये 4 किलोमीटर की दूरी है और फिर उसके बाद में 10 मिनट 12 किलोमीटर प्रति घंटे की, तो ये आपको समय दे रखा है, ये आपको चाल दे रखी है, समय चाल से दूरी निकाल ली और पता चला कि 2 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, बची हुई 2 किलोमीटर की दूरी और तय करनी है, उसके लिए चाल दे रखी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, उसके लिए समय निकाल लिया है, 2 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, सॉल्व कर लिया। और बीच में 15 मिनट बात करिए, तो 10 मिनट तो शुरू में ही दे रखा है, 15 मिनट बात करी और यहाँ 15 मिनट और लगे, तो 10 + 15 + 15 ये आपके सब किस में आ गए, मिनट में आ गए है। तो आंसर ये आएगा 4/40 किलोमीटर प्रति मिनट। घंटे में बदल लेना मिनट को, तो 1/60 घंटे है, 1 मिनट में कितने होते हैं, 1/60 घंटे होते हैं, सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपका आंसर है। अच्छा, इसके बाद में तो ये आपका क्लियर हो गया है पूरा पेज। अगला जो पेज है उस पर जो क्वेश्चन है, नीचे दी गई तालिका का अध्ययन करो। इधर थोड़ा कट रहा है लेकिन यहां पर अंग्रेजी में स्टडी द फॉलोइंग टेबल, इस तालिका का अध्ययन करना है। इनमें से घरेलू ईंधन के रूप में कौन सा सबसे अधिक उपयोग, घरेलू ईंधन, डोमेस्टिक फ्यूल लिख भी रखा, डोमेस्टिक फ्यूल है। अब घरों में क्या काम में लेते हो ज्यादातर, कुछ एक गांव में अपन छोड़ दें, लेकिन ज्यादातर क्या काम में लेते हैं गांव में भी। अब तो उज्ज्वला योजना आ गई, अब आपको गुरुजी उज्ज्वला योजना, इसका मतलब समझ गए, घरेलू में तो क्या काम में आती है, एलपीजी, एलपीजी काम में आती है। तो पहली बात तो क्या है, एलपीजी कौन सा ईंधन है, बोलो, गैसीय ईंधन, जो पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, जिसका मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। सीएनजी का मुख्य घटक मेथेन है और एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन है। तो बताओ, एक तो यहां पर आएगा कि अवस्था कैसी होनी चाहिए, जो भी ईंधन है उसकी अवस्था कैसी होनी चाहिए, गैस होनी चाहिए, पहली बात। उसमें मान क्या है, उसमें मान ये होता है कि जैसे आपने कोई भी लकड़ी ली, ऐसे समझो, और लकड़ी को आपने लाए लगाई, जलाई, तो जलाए लगाने से उसने कितनी ऊर्जा दी, तो उसमें मान होता है, याद भी रखना आगे भी, उसमें मान होता है ऊर्जा बटे द्रव्यमान। अपने नोट्सों के अंदर भी है ऊर्जा बटे द्रव्यमान, कि इतने द्रव्यमान में से कितनी ऊर्जा मिली। 4 किलो लकड़ी जलाई, उसमें से कितनी ऊर्जा मिली, और इसलिए उसमें मान का मात्रक होता है जूल बटे किलोग्राम। और बड़ा मात्रक ले तो जूल को कई बार अपन ले लेते हैं किलो जूल प्रति किलोग्राम, ये इसका व्यवहारिक मात्रक है। व्यवहार में उसमें मान का मात्रक जो होता है वो होता है किलो जूल, और एसआई जो मात्रक होता है, एसआई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ऊर्जा का जूल और द्रव्यमान का किलोग्राम। तो उसमें मान होता है इतने द्रव्यमान में से कितनी ऊर्जा मिली, तो उसमें मान जो होता है, अब एलपीजी का बहुत ज्यादा नहीं होता, सबसे ज्यादा उसमें मान होता है हाइड्रोजन का 1.5 लाख किलो जूल प्रति किलोग्राम। और ये जो एलपीजी है उसका उसमें मान होता है 55,000, ये सब कुछ लिखा हुआ है किलो जूल प्रति किलोग्राम, नोट्सों के अंदर मैंने लिखवा रखा है 55,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम उसमें मान है। पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, केरोसिन हुआ, उसको होता है 45,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम, 45,000। बायोगैस को होता है 35,000 से 40,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो वो रेंज होती है 35,000 से 40,000। वो इसलिए होती है क्योंकि गोबर भी तो एक जैसा नहीं है, कई बार तो पोंक वाला गोबर मिलता है, पोंक वाला
उसे छाने ही नहीं सकते, गोबर भी ढंग, कई बार क्वालिटी का गोबर है, खड़ कांकड़े खिलाते हैं भैंस को, बढ़िया क्वालिटी का गोबर है, तो वही है। तो इसलिए बायोगैस जो होती है उसका उसमें मान लेते हैं 35,000 से 40,000, ठीक है। और ये इसका उसमें मान होता है 55,000, तो ठीक ठाक उसमें मान है, बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम नहीं। और ज्वलन ताप, तो ज्वलन ताप जो होता है ये क्या होता है, तो पहले तो मैं तीनों शब्दों को समझा रहा हूं। ज्वलन ताप क्या होता है, किसी भी ईंधन को जलाने के लिए जो ताप चाहिए उसे बोलते हैं ज्वलन ताप। कई बार तो क्या है, सीख रगड़ते रहो जड़ती नहीं है, और कागज क्या होता है, यो सीख लगाओ फक, और लकड़ी के नीचे सीख लगाओ, सीखों की सीख लगा देते हैं, जड़ती नहीं, इसलिए लकड़ी के नीचे क्या करते हैं, पहले बहुत सारे कागज लगाते हैं, फिर बहुत देर तक वो जड़ती रहती है, तब जाके सुलगती है कि जो लकड़ी है वो लकड़ी सुलग गई, भाई आग लग गई। तो अच्छा ईंधन क्या है, जो जल्दी से जल जाए। तो ज्वलन ताप जो होता है अपने घरों के अंदर गैस का, वो ठीक ठाक होता है, मतलब थोड़ा सा आपको कट 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 करना पड़ता है? तो यह समझिएगा कि यहां पर वैसे तो अच्छा ईंधन तो वो है जिसका ज्वलन ताप कम होना चाहिए, बेस्ट ईंधन तो ये, लेकिन कम तो यहां पर है नहीं। कम की तो बात करें तो एक का है, लेकिन अवस्था क्या दे रखी है, द्रव। तो मैंने कहा था कि अपने घरों में तो गैस अवस्था होनी चाहिए, तो ये तो यहां पर ज्वलन ताप कम होना चाहिए, लेकिन ये यहां पर कम तो है, लेकिन यहां अवस्था द्रव दे रखी है, इसलिए इसको नहीं ले रहे। अब बताओ कौन सा ले रहे हैं, अवस्था कौन सी होती है घरों में, ईंधन की गैस अवस्था। उसमें मान ठीक ठाक सा है, कितना होता है बताया था मैंने, उसमें मान एलपीजी का 55,000, ठीक है। और ज्वलन ताप इसका निम्न होना चाहिए। अच्छा ईंधन वही है, अच्छा ईंधन वही है जिसका ज्वलन ताप कम और उसमें मान ज्यादा है। लेकिन एलपीजी जो घरों में होती है उसका उसमें मान भी मध्यम है और ज्वलन ताप भी मध्यम है, तो राइट आंसर यहां पर सी आएगा, तो ये सी आ गया। अच्छा, ये आपके बायो से संबंधित है ये क्वेश्चन। धातु एक्स धातु वाई को, धातु एक्स धातु वाई को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है। मतलब एक्स है ना, कोई धातु वाई थी, कोई लवण विलयन के अंदर बैठी थी, और आई ने उसको विस्थापित करी, हट ऐसे लात मार के, क्यों दमदार हूं मैं। अच्छा, उसके बाद में परंतु धातु जेड को, एक ऐसे कोई लवण विलयन था उसमें जेड धातु थी, ये लवण विलयन है उसमें वाई धातु थी, और ये लवण विलयन है उसमें जेड धातु थी। और एक्स जो है ना, ये वाई जो है धातु, उसको तो विस्थापित कर देती है उसके लवण विलयन से, लेकिन धातु जेड को उसके लवण विलयन से विस्थापित करने योग्य नहीं है, उसको विस्थापित करने के योग्य नहीं, मतलब जेड को धक्का नहीं मार सकती है। तो इन सब में से सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, सबसे ज्यादा ताकतवर धातु कौन सी है? तो देखो एक्स जो है वाई से तो ताकतवर है, वाई को झटका मार देगी, जो जिसको धक्का मार दे वो उतना ही ताकतवर, वही बाहुबली, उसी में पावर। तो एक्स जो है वाई से तो ताकतवर है, लेकिन जेड से ताकतवर नहीं है, क्योंकि जेड को धक्का नहीं मार सकती। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा ताकतवर कौन हुआ, जेड। हाँ, एक्स और वाई की बात करें उसमें एक्स ज्यादा अभिक्रियाशील है वाई से, लेकिन अपन एक्स और जेड की बात करें तो उसमें बताओ कौन अभिक्रियाशील है, कौन ताकतवर है। अभिक्रियाशील का मतलब कौन ताकतवर है? और वो जेड है, वो लेके बैठा है, ये आती भी है ना, भगा देता है, हट उससे ज्यादा मैं ताकतवर हूं। तो ये सक्रियता की जो श्रेणी आती है उसके अंदर है। तो यहां पर बताओ कौन सबसे ज्यादा ताकतवर हुआ, एक्स वाई से तो ताकतवर है, लेकिन जेड से ताकतवर नहीं है। तो जो ताकतवर है वही सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो सबसे ज्यादा बताओ अभिक्रियाशील कौन सा है, जेड है यहां पर, क्योंकि जेड एक्स के द्वारा विस्थापित नहीं होता। एक्स के द्वारा वाई तो विस्थापित हो जाता है, लेकिन जेड विस्थापित नहीं होता। तो ताकतवर या अभिक्रियाशील धातु कौन सी आई यहां पर, जेड। क्वेश्चन नंबर अगला 75वां, प्रकाश की किरणें किसी पृष्ठ पर पूर्णतः विसरित ढंग से परावर्तित होती है तो प्रतिबिंब के बारे में क्या कहते हैं? कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, आभासी समान साइज का बनेगा, वास्तविक आवर्धित होगा, आवर्धित का मतलब बड़ा, और आभासी और आवर्धित होगा। तो देखो बच्चों यहां पर क्या है, ध्यान दीजिएगा। विसरित ढंग से परावर्तित होता है। प्रकाश जो होता है उसका परावर्तन चिकनी सतह पर भी होता है। परावर्तन दो तरह के होते हैं, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन, और दोनों ही प्रकार के परावर्तन में परावर्तन के नियमों का पालन होता है। लेकिन खुरदरी सतह पर यदि प्रकाश गिरेगा तो प्रकाश क्या करेगा, छितर जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, और इधर उधर हो जाएगा तो सही इमेज प्राप्त नहीं होगी। तो बेस्ट आंसर यदि इनके अंदर बात करें तो यहां पर आएगा कि कोई प्रतिबिंब ही नहीं बनेगा। अच्छा, समतल दर्पण प्लेन, बिल्कुल एकदम बिल्कुल प्लेन, और प्लेन दर्पण है तो उसके अंदर क्या, नियमित परावर्तन। उसके अंदर कैसा बनता है समतल दर्पण में, समतल दर्पण टॉपिक पढ़ाया था, बराबर का बनता है, आभासी बनता है और जैसे पार्श्व विलोम बनता है, ये उसकी खूबी होती है। लेकिन यदि विसरित है, इधर उधर फैल गया, तो ऐसी स्थिति के अंदर यहां पर जो है ये कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो मैक्सिमम इन यदि चारों की बात करें तो बेस्ट जो आंसर है वो यहां पर पहला आना चाहिए। अच्छा, इसके बाद में आगे यदि अपन बात करें नेक्स्ट पेज पर, तो अगले जो सवाल है, लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में से कौन सहायक नहीं है, मतलब कौन ऐसा है
जो सहायक नहीं है। देखो लवण और जल, लवण का मतलब ऐसे मान लो जैसे आपके नमक है, नमक और जल ऐसे समझो, लवण का मतलब नमक और जल का कोई मिश्रण है, उसको पृथक करने की प्रक्रिया में कौन सहायक नहीं है, मतलब और तो हेल्पफुल है लेकिन कोई ऐसी चीज है जो हेल्पफुल नहीं है। उबाल कर सकते हैं, उबाल को अलग अलग कर सकते हैं, उबाल दो आप, पानी अलग हो जाएगा, नमक नमक बच जाएगा है। इसके बाद में आसवन से भी कुछ हद तक अपन कर सकते हैं, तो ये भी चल जाएगा। फिर यहां पर बोल रहा है निस्तारण, निस्तारण इसको बोलते हैं डेकेंटेशन। तो ये निस्तारण क्या होता है, जैसे पानी के अंदर कचरा आ गया, अब कचरा आ गया तो अपन हाथ से नहीं निखारते, ऐसे यूं करके अलग कर देते हैं, तो ये ऐसे होता नहीं क्योंकि ये घुलनशील है। फिर अच्छा फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन से भी अलग कर सकते हैं। कभी आरओ में होता है ना, आरओ में साल्ट होते हैं तो फिल्टर होते हैं, फिल्टर भी ऐसे नहीं होता लेबोरेटरी के, उनसे बारीक बारीक फिल्टर्स होते हैं, तो फिल्टर जो होता है उससे भी उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो फिल्ट्रेशन भी ठीक है कुछ हद तक, बॉइलिंग तो बिल्कुल सही है, डिस्टिलेशन भी सही है, लेकिन इसमें ये जो है इसको बोलते हैं निस्तारण, ये सही नहीं है। तो कौन सहायक नहीं है, उबालना सही है, आसवन सही है? इसके अलावा फिल्ट्रेशन जिसको निष्पयदन बोलते हैं, फिल्ट्रेशन को अंग्रेजी ज्यादा सही है, तो ये तीन तो सही है, लेकिन निस्तारण जो है ये यहां पर सहायक नहीं है। तो राइट आंसर इसके अंदर दूसरा आएगा, निस्तारण, ये वाला संभावित जो है उसमें बेस्ट जो आंसर सीटेट जो है वो इसको मानना चाहिए कि निस्तारण जो इसके अंदर है। इन तीनों से तो इसको सेपरेट कर सकते हैं लवण को जल से, लेकिन ये अच्छा। अगला सवाल है, तो यहां पर मैंने टिक कर दिया, ये दूसरे पर है। इसके बाद में नीचे दिए गए प्रकाश के कौन से गुणधर्मों का उपयोग छाया बनने की परिघटना के लिए किया जाता है? प्रकाश सरल रेखा में चलता है, प्रकाश उच्चाल से चलता है, प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना हुआ होता है, श्वेत प्रकाश होता है, ये 7 रंग विबग्योर बोलते हैं, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजरता, बिल्कुल। तो इसमें चारों बातें प्रकाश की है तो सही, लेकिन क्या बोल रहा है, छाया बनना, छाया बन गई, इमेज है तो ये छाया बनी। तो छाया अब इसमें तो आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन आपने अपनी इमेज देखी पृथ्वी, परछाई, तू ही तो हमेशा रहती है मेरे साथ, उसी का नाम परछाई। तो परछाई कैसे बनती है कि इधर से प्रकाश आ रहा है, प्रकाश सीधा आ रहा है, और उसके सामने कोई अपारदर्शी वस्तु रख दो, पारदर्शी जब तो प्रकाश निकट जाएगा ना, अपारदर्शी यदि कोई वस्तु रख दी और सीधा जब प्रकाश आता है तो अपारदर्शी वस्तु से गुजर नहीं पाता, और वहीं पर आगे जो है वहां पर क्या बन जाती है, उसकी छाया, जो भी पर्दा है या कोई भी जो भी आगे जगह है। तो छाया बनने के लिए दो चीजें यहां पर मुख्य है। पहली बात क्या है, छाया बनने को कैसे समझाते हैं कि प्रकाश सीधा आता है, और दूसरी बात प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजर पाता। ये दो घटक यहां पर छाया बनने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ए और डी, तो राइट आंसर आएगा यहां पर। ए और डी कहां गया, ए और डी, ओ पहला देखो कैसे लिखा है घुमा के, डी और ए क्या बनाया है, ए और डी की जगह डी और ए ताकि घूम जाए, कैसे घूम जाएंगे भाई। अच्छा, ये आपके अगला क्वेश्चन, ये मैं केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का ही यहां पर विश्लेषण कर रहा हूं, शेष का विश्लेषण नहीं कर रहा हूं, तो आप इन पर कांस्टेंट रहिएगा। विटामिन एक्स की हीनता के कारण मसूड़ों में रुधिर बहने लगता है, और यह विटामिन खनिज वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है, तथा एक्स भोजन जेड में पाया जाता है। एक्स, वाई और जेड को पहचानिए। देखो विटामिन एक्स की हीनता के कारण, तो बताओ विटामिन जो एक्स है जिसकी कमी के कारण मुंह में से खून निकलते हैं, तो वो कौन सा विटामिन होता है, सी, विटामिन सी होता है। और विटामिन सी खनिज वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है। आयरन, विटामिन सी आयरन जो होता है ना उसके अवशोषण के लिए हेल्पफुल है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और एक्स, और कह रहा है कि एक्स भोजन जेड में पाया जाता है, एक्स जो है विटामिन सी, विटामिन एक्स जो है ये भोजन जेड में पाया जाता है, कोई भोजन है उसमें जेड में पाया जाता है। तो देखो पहली बात तो विटामिन एक्स की हीनता के कारण मसूड़ों में खून निकलता है, तो इसका मतलब विटामिन सी है। दूसरी बात यह है विटामिन खनिज वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है, ठीक है, खनिज वाई के लिए, ओके। तो वाई कौन है, विटामिन सी किसका एब्जॉर्ब करता है, आयरन का। और एक्स जो है ना, विटामिन एक्स जिसको विटामिन सी बोला, ये भोजन जेड में पाया जाता है। अब विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाता है सी, सी से याद रखो सिट्रिक, सिट्रिक का मतलब नींबू, नींबू वाले, तो नींबू वालों में पाया जाता है। तो यहां पर जेड तो क्या हुआ, नींबू, तो नींबू वाले, तो नींबू वाले जेड में तो नींबू आना चाहिए, कुकुटू दुग्ध, और ये एक तो नींबू। और वाई होगा यहां पर कि विटामिन सी आयरन को एब्जॉर्ब करता है, तो ये रहा, और विटामिन सी, तो ये इसमें तीसरा है, तो बिल्कुल सही इसके अंदर राइट आंसर कौन सा है, ये तीसरा है। अच्छा, तो ये कुल मिला के बच्चों अपन ने यहां पर इनका विश्लेषण किया है, और मैंने केवल उन्हीं क्वेश्चंस का विश्लेषण किया जो आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री से संबंधित थे। सभी क्वेश्चंस जो मैंने वीडियोस बना दिए उसके अंदर इनका आपको जब पढ़ा होगा आपने, तो इनको आपने देखा भी होगा और बेहतर आपने वहां पर प्रदर्शन किया भी होगा। इसलिए यहाँ पर बच्चों की जो मांग थी कि गुरुजी एक मार्गदर्शक के रूप में आपको एक बार सीटेट के जो क्वेश्चंस आए उनका थोड़ा सा विश्लेषण कीजिएगा। और विश्लेषण करने के पीछे भी बच्चों यही है कि कहाँ पर गलती हुई,
कौन सी जगह गलती करी, प्रश्न को कैसे पढ़ना चाहिए था, कौन सी जगह अपन को ध्यान रखनी है, क्या चीजें क्या है। इस प्रकार से यदि सभी चीजों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पर बौद्धिक क्षमताओं में निखार होता है। और बौद्धिक क्षमताओं में निखार तभी होगा जब अपन लगातार विश्लेषण करेंगे। तो आगे फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।